हमें सेहत पर मेल आया है ललन टॉप के व्यूअर का, जो नहीं चाहते थे हम शो पर उनका नाम बताएं, पर वो चाहते हैं कि हम उनकी समस्या के बारे में ज़रूर बात करें और डॉक्टर से पूछकर इलाज भी बताएं। दरअसल 2 हफ्तों से उन्हें दोनों कोल्हों के बीच एक गांठ सी महसूस हो रही है और इसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द है। इसको आप फोड़े की तरह समझ सकते हैं, फुंसी की तरह समझ सकते हैं। इसके चलते ना वो बैठ पा रहे हैं, ना ही लेट पा रहे हैं और इस समस्या के बारे में वो किसी से बात भी नहीं कर रहे। शर्म और झिझक के कारण वो डॉक्टर को नहीं दिखा रहे। अब अव्वल तो जिस समस्या से हमारे व्यूअर जूझ रहे हैं, इसे कहते हैं पाइलोनाइडल सिस्ट। काफ़ी आम समस्या है। डॉक्टर से हम इसके बारे में ज़रूर जानेंगे और इलाज के बारे में भी बात करेंगे, पर हमारे जो व्यूअर हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, उनसे हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि झिझके नहीं, डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि अगर पाइलोनाइडल सिस्ट का इलाज नहीं किया गया तो ये समस्या काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो सकती है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पाइलोनाइडल सिस्ट है क्या। ये एक लीजन हो जाता है जो कि आपकी जो बैक होती है, बैक में जो नीचे बटक्स होती हैं, उन दोनों के बीच में एक सिस्ट कह लीजिए, जख्म कह लीजिए, लीजन कह लीजिए, वो हो जाता है। इसका कारण है हेयर्स। जो हेयर्स हमारे पीछे से फॉल होते हैं, अपने आप कुदरतन जो कपड़ों की रगड़ से या ओल्ड होके गिर जाते हैं, वो वहां नेटल क्लेफ्ट के बीच में इकट्ठे हो जाते हैं और धीरे धीरे स्किन के अंदर घुस जाते हैं और अपनी जगह बना लेते हैं, जिससे कि वहां पे एक सिस्ट, साइनस, फिस्टुला, कई चीजें इनका नाम है, वो वहां बन जाता है। अब इसमें जब एक बार वहां बाल घुस गए, उसने अपनी जगह बना ली, तो इसका इलाज जो है वो कोई दवाइयों के द्वारा या कोई और विधि से नहीं है। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जिकल होता है, जिसमें कई विधि हैं। या पहली विधि यह है कि उसके सारे आपको हेयर्स निकालने हैं, सफाई करनी है, एंटीबायोटिक का कोर्स लेना है, और जब ये ठीक हो जाए, जब इसमें से पस आना बंद हो जाए, फिर इसका परमानेंट इलाज जो कि सर्जिकल द्वारा या लेजर द्वारा और भी कई विधि से होता है। लेकिन इसमें जो जानने योग्य बात है कि सिर्फ और सिर्फ उसको आप वहां से सर्जिकली रिमूव करने से ही ये परमानेंटली जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि आप इलाज कराएंगे, फिर ठीक हो जाएगा, फिर पस पड़ जाएगी, फिर ठीक हो जाएगा, और धीरे धीरे ये अपना रास्ता नीचे नीचे घुसता जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखें, आप अगर पाइलोनाइडल साइनस या सिस्ट, इससे अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप नजदीकी किसी भी सर्जन को दिखाएं और उनसे इसको लेजर विधि से या कॉटरी विधि से या प्लास्टिक सर्जरी भी इसमें कभी हमें करनी पड़ती है, तो इन सब से अपनी सर्जरी कराएं। सर्जरी पूरी तरह सेफ है, पूरी तरह आपको संपूर्ण है, और इसमें सर्जरी के बाद कोई जान को खतरा नहीं है, और केवल यही एक उपाय है जिससे कि आप इससे पूर्णतः या कंप्लीट ट्रीटमेंट पा सकते हैं। पाइलोनाइडल सिस्ट का इलाज बिल्कुल हो सकता है, पर ज़रूरी है कि डॉक्टर को दिखाया जाए। खुद कोई भी घरेलू उपचार करने की कोशिश ना करें, लेने के देने पड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए ब्रश करने के बाद खाना कड़वा क्यों टेस्ट करने लगता है। आपने कभी इस बात पर गौर किया है, जब भी आप ब्रश करते हैं और उसके बाद कुछ खाते हैं तो आपके मुंह का टेस्ट बदल जाता है। खाना नॉर्मल टेस्ट नहीं करता, थोड़ा कड़वा सा लगता है। जैसे संतरे का जूस ले लीजिए या और भी कोई खाने पीने की चीज़ें, वो वैसे टेस्ट नहीं करती हैं जैसे आमतौर पर करती हैं। पता है क्यों? इसके बारे में हमें और जानकारी दी है डॉक्टर मोहम्मद आमिर ने। आपके टूथपेस्ट में नमक के साथ साथ केमिकल्स भी हैं और वो आपके टेस्ट बड्स के साथ खेल कर जाते हैं। आपके टूथपेस्ट में 2 ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से उनमें झाग बनता है। SLES यानी कि सोडियम लॉरेल एथर सल्फेट और SLS यानी कि सोडियम लॉरेल सल्फेट। अब ये काम और करते हैं, जो टेस्ट बड्स मीठा टेस्ट पकड़ते हैं, आपको एहसास दिलाते हैं कि खाना मीठा है, ये केमिकल्स उन टेस्ट बड्स को दबा देते हैं। और बात यहाँ नहीं रुकती है, आपकी जुबान पर एक चीज़ और होती है जिसे कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है, अगर आप कुछ भी कड़वा खा रहे हैं तो उस कड़वेपन के टेस्ट को कंट्रोल करना, ताकि आपको कड़वेपन का बहुत ज़ोरदार एहसास ना हो।
अब ये केमिकल्स जो टूथपेस्ट में होते हैं वो फॉस्फोलिपिड्स को भी तोड़ देते हैं। कुल मिलाकर ये केमिकल्स मीठा टेस्ट करने की आपकी शक्ति को कम कर देते हैं और कड़वा टेस्ट करने की शक्ति जो है उसे बढ़ा देते हैं। इसलिए ब्रश करने के बाद आपको खाना कड़वा लगने लगता है, पर इन केमिकल्स का असर कुछ ही देर रहता है और ये परमानेंट नहीं है। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए हल्दी नुकसान कब करती है। हल्दी का इस्तेमाल सिर्फ खाने में रंग और स्वाद लाने के लिए नहीं होता है, सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए भी किया जाता है। दरअसल कोविड के दौर के बाद हल्दी के फायदों पर बहुत ज़्यादा बात हुई है। कई लोगों का ये दावा था कि हल्दी आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है, साथ ही इन्फेक्शन से भी लड़ने में मदद करती है। अब इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि हल्दी आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ये फ़ायदेमंद होती है, काफ़ी हेल्दी भी रखती है। अब जब हल्दी की पॉपुलैरिटी बढ़ी तो इसके सप्लीमेंट्स भी मार्केट में आने लगे, लेकिन सप्लीमेंट्स खाने से लोगों को फ़ायदे कम और परेशानी ज़्यादा होने लगी। कई सारे लोगों में लिवर डैमेज भी देखा गया। तो हल्दी इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, ये जानने के लिए हमने डाइटिशियन अमृता मिश्रा से बात की। हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन नाम का कंपाउंड बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा थोड़ा कम होता है। ये लिवर की सूजन भी कम करता है। अब ये तो हो गए कर्क्यूमिन से होने वाले फायदे, लेकिन किसी भी चीज़ का लिमिट से ज़्यादा सेवन हमेशा नुकसानदेह होता है। हल्दी वाले सप्लीमेंट के साथ भी यही दिक्कत है। इनमें कर्क्यूमिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। जहां सप्लीमेंट के एक कैप्सूल में 97% कर्क्यूमिन होता है, वहीं एक चम्मच हल्दी में सिर्फ 3% कर्क्यूमिन होता है। अब यही वजह है कि ज़्यादा कर्क्यूमिन की मात्रा वाले सप्लीमेंट्स लिवर को डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा हल्दी में साइटोकाइंस नाम के प्रोटीन भी मौजूद होते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। सूखी हल्दी और सब्जी में पकी हुई हल्दी के मुकाबले साबुत हल्दी में साइटोकाइंस की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए हल्दी का कोई सप्लीमेंट लेने के बजाय आप हल्दी का इस्तेमाल अपने खाने में मिलाकर करें या फिर साबुत हल्दी का इस्तेमाल करें। इम्यूनिटी को बढ़ाने और डायबिटीज़ जैसे खतरों से बचने के लिए रोज़ाना 20 से 25 ग्राम साबुत हल्दी का सेवन करना सुरक्षित है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।